स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक जीएस थ्रू एनसीईआरटी, जिसमें मैं अभी आपको 6 से 12 तक की किताबें पढ़ा रहा हूँ, इतिहास और भूगोल की। अभी मैंने 2 ही सब्जेक्ट लिया है, इतिहास और भूगोल। ये 6 से 12 तक की किताबें आपको पूरी पढ़ा दी जाएंगी। ओके, तो भूगोल में आज हमारा जो है तीसरा चैप्टर है, हमारी बदलती पृथ्वी। ओके, ये हमारे चैप्टर का नाम है, हमारी बदलती पृथ्वी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। और ये भी बता दूं आपको कि जो इतिहास की क्लासेस हैं वो भी साथ साथ ही चल रही हैं। ओके, तो उसमें भी क्लास 6 की बुक कंप्लीट करा दिया है मैंने, और ज्योग्राफी में भी क्लास 6 की बुक कंप्लीट हो गई है। 7 क्लास की जो बुकें हैं वो चल रही हैं, इतिहास और भूगोल दोनों में। तो आप लोग इतिहास की भी क्लासेस लेते रहिए, अपना बेसिक जीएस स्ट्रॉन्ग करते रहिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हमारी बदलती पृथ्वी। जब बदलती पृथ्वी का नाम मैंने लिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि पृथ्वी में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ओके, नाम क्या है? हमारी बदलती पृथ्वी। इसका मतलब पृथ्वी बदल रही है, उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। उन्हीं परिवर्तनों के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो है हमारी बदलती पृथ्वी। तो इसी को हम लोग को पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले चलिए मैं इसको बाद में आपको पढ़ाता हूँ, पहले मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। ओके, तो स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, भी कई वीडियो मैंने बताया कि जो पृथ्वी का ठोस भाग है जो कि चट्टानों से युक्त है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। ओके, तो कह रहा है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। ओके, ये जो पूरा का पूरा हमारा स्थल मंडल है, ये मान लीजिए पूरी पृथ्वी है और स्थल मंडल इसके ऊपर, तो अनेक प्लेटों में, ऐसे कई प्लेटें हैं, छोटी बड़ी, मुख्यतः 6 या 7 प्लेटें बड़ी हैं, बाकी सभी छोटी छोटी प्लेटें हैं। ओके, अभी इसमें सब आपको कंफर्म हो जाएगा। तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। नाम क्या है? नाम देख लीजिए चैप्टर का, हमारी बदलती पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी में परिवर्तन हो रहा है अभी। अब आप धीरे धीरे यहाँ पर समझिए, ये जो प्लेटें हैं पाई जाती हैं पृथ्वी पर, ये हमेशा धीरे धीरे गति करती रहती हैं, चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ओके, अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है, और चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझा देता हूँ। और ये मान लीजिए कोई प्लेट है, ऐसे ऐसे चारों तरफ प्लेटें हैं इसे, तो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता रहता है, ऐसे लावा। ओके, तो ये इससे टकराता रहता है ऐसे, तो इससे टकराएगा तो ये प्लेटें कहीं इधर आएंगी, कहीं इधर जाएंगी। यहाँ थोड़ा आपको स्पष्ट नहीं आ रहा होगा, दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ बनाना संभव नहीं है। बट ये मानिए कि जो पृथ्वी पर प्लेटें होती हैं वो हमेशा गति करती रहती हैं धीरे धीरे। प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग वो गति करती हैं, ऐसा नहीं बहुत तेज करती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो अगर प्लेटें, कोई पूछ ले प्लेटें क्यों तैरती रहती हैं, क्यों वो गति करती रहती हैं, तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, मैग्मा जब ज्वालामुखी फटता है तो आप देखते हैं जो लावा निकलता है उसी को मैग्मा बोलते हैं। ओके, तो मैग्मा के कारण ही प्लेटें गति करती रहती हैं। कभी कभी मैग्मा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और वो प्लेटें टूट जाती हैं, तो फिर आप जिसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। तो वही चीज़ है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ओके, पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है वो ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे निकलता रहता है, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर, और ये जो ऊपर प्लेट है इसको ऐसे धक्का देता रहेगा, कभी कभी ऐसे तोड़ देता है, फिर बाहर आ जाता है मैग्मा, तो फिर वहाँ पर आप कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। ओके, और कभी कभी नहीं तोड़ पाता, उतना शक्तिशाली नहीं होता है, तो फिर वो प्लेटों को हिला देता है, यानी कि गति करा देता है उसमें। तो वही कह रहा कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया। अब यहाँ पर कोई क्रियाकलाप है, ये देखिए, ये शायद यही आपको दिखा रहा है क्रियाकलाप, मेरे ख्याल से यही है। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये मैग्मा है, निकल रहा है, और ये जो प्लेटें दोनों हैं ये प्लेटें हैं ये। तो ऐसे ही होता है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी। फिर कह रहा है कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी के अंदर परिवर्तन होता रहता है। चूँकि प्लेटें गति करती रहती हैं, इस कारण परिवर्तन होता रहता है। अगर हम लोग गति करेंगे तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहेगा।
पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। ओके, तो जो पृथ्वी की गति है वो बलों के एक बल होता है, उसी के कारण तो कोई चीज़ गति करेगी। जब हम किसी चीज़ में बल लगाएंगे तभी वो गति करेगी। तो पृथ्वी अपने आप गति नहीं करती, उसमें बल लगता है। अब वो बलों के आधार पर पृथ्वी की गति को कह रहा है कि दो प्रकारों में बांटा जाता है। बेसिकली यहाँ पर तो नहीं लिखा है, बट आगे आप पढ़ेंगे कि दो ही प्रकार की गतियाँ होती हैं अभी। ओके, तो कह रहा है कि पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो अब देखिए यहाँ पर बता रहा है आपको, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या इंग्लिश में एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। दो प्रकार के बल लगते हैं गतियों में, एक तो एंडोजेनिक फोर्स जिसे अंतर्जनित बल कहते हैं। ओके, तो ये पृथ्वी के अंदर से लगता है बल। ओके, जैसे आपने कहा ये जो है मैग्मा ऐसे धक्का देता है ऊपर आके, तो ये कौन सा बल लगा रहा है? ये एंडोजेनिक फोर्स यानी अंतर्जनित बल है। ओके, अंदर से बल लग रहा है पृथ्वी के रे। और फिर एक होता है बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स, यानी कि पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। जो बल पृथ्वी के बाहर यानी पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक या कहीं कहीं बहिर्जनित लिखा होता है, या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। ओके, तो दो प्रकार के फोर्स आपने पढ़े। एक तो पृथ्वी के अंदर से फोर्स लगता है जिस कारण प्लेटें इधर से उधर होती हैं, परिवर्तन होता है, तो उस फोर्स को कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स यानी अंतर्जनित बल। दूसरा जो फोर्स होता है, बल होता है, वो पृथ्वी के बाहर से लगता है, पृथ्वी के बाहरी सतह पर उत्पन्न होता है, तो उसको कहते हैं बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक उत्पन्न करते हैं। ओके, अब जो अंतर्जनित बल होता है यानी कि एंडोजेनिक अंदर वाला जो फोर्स होता है वो आकस्मिक उत्पन्न होता है, जैसे भूकंप आना होगा या फिर ज्वालामुखी फटना होगा, तो ये अचानक होता है। आकस्मिक मतलब अचानक। तो वही कह रहा है जो अंतर्जनित बल है ये आकस्मिक गति उत्पन्न करता है। तो कभी कभी धीमी गति, कभी कभी बहुत धीमा भूकंप आता है, कभी कभी ज्वालामुखी फट जाता है। जैसे भूकंप एवं ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कि भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी की किस प्रकार की गति के कारण आते हैं, तो अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स। अब देखिए इस डायग्राम को समझाने के पहले इसमें क्योंकि बहुत कुछ समझना है, तो इसके लिए इसके पहले हम थोड़ा सा आपको ये पढ़ के सुना देते हैं। इसमें कुछ कह रहा है कि आप जानते हैं, एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए, रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली बना लीजिए, इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए, बीकर को तिपाई पर रखकर, मतलब कोई स्टोव वगैरह उस पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठ रही है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। कहने का मतलब समझाता है आपको कि जब हम किसी, मान लीजिए कि ये एक कोई पतीला है या कुछ भी कह लीजिए, कोई पात्र है, उसमें कोई चीज़ पड़ी हुई है, पानी भरा हुआ कोई चीज़ पड़ी है, तो जैसे जैसे हम उसको ताप देंगे यानी कि उसको उसका ताप बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे, तो वो जो चीज़ बीच में पड़ी है वो ऊपर जाएगी। फिर जैसे जैसे हम ठंडा करेंगे यानी कि ताप देना बंद करेंगे वो चीज़ नीचे आएगी। तो ऐसे ही मैग्मा जो होता है ऐसे वो भी होता है कि जब मैग्मा ठंडा होता है तो वो नीचे आ जाता है और जब गर्म होता है तो ऊपर की तरफ भागता है। वही चीज़ आपको यहाँ पर समझाया है इसने। फिर 1 मिनट, हाँ, फिर यहाँ पर आप ये जो आप समझना है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये जो डायग्राम है बहुत ज़रूरी है। तो कह रहा है कि जो पृथ्वी की गतियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो अंतर्जनित यानी एंडोजेनिक फोर्स, अंतर्जनित बल, एक होता है बहिर्जनित बल या एक्सोजेनिक फोर्स। ये मैंने अभी आपको बताया। अंतर्जनित बल मतलब जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती हैं, जैसे मैग्मा के द्वारा जो गति होती है उसको अंतर्जनित बल कहते हैं। बहिर्जनित बल जो पृथ्वी के बाहरी सतह पर उत्पन्न होता है बल, उसे बहिर्जनित बल कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अंतर्जनित बल के द्वारा क्या क्या परिवर्तन होता है, बहिर्जनित बल के द्वारा क्या क्या परिवर्तन होता है, तो ये सारी चीज़ें अब बता रहा है, आप समझना है। जैसे जो अंतर्जनित बल है ये दो प्रकार का बल होता है, मतलब इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक तो आकस्मिक बल, अचानक, आकस्मिक का मतलब अचानक, और एक पटल विरूपण बल।
ओके, पटल विरूपण मतलब पटल का रूपांतरण कर देना। तो अब इसमें आकस्मिक बल मतलब अचानक जो बल आ जाए, अचानक बल, पृथ्वी के अंदर कोई अचानक बल आ गया और उसने कुछ घटित कर दिया, जैसे अचानक भूकंप आ गया, ज्वालामुखी। अब ये ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूकंप ये धीरे धीरे नहीं आते कि बहुत धीरे धीरे कोई ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहा है, ये अचानक हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, भूस्खलन, कभी कभी आप देखते हैं अचानक कोई पहाड़ टूट कर गिर गया, तो ये सारी चीज़ें अचानक हो जाती हैं। तो ये अंतर्जनित बल के द्वारा होता है, लेकिन अंतर्जनित बल में एक प्रकार है आकस्मिक बल, उसके द्वारा। फिर यहाँ पर है पटल विरूपण बल, मतलब धीरे धीरे परिवर्तन होता है, बल लगता है लेकिन अचानक नहीं, धीरे धीरे। जैसे पर्वत का निर्माण, अबे पर्वत का निर्माण धीरे धीरे नहीं हो, मतलब बहुत तेज नहीं होता कि अचानक कोई पर्वत ऐसे एकदम खड़ा हो गया तुरंत, बहुत समय लग जाता है पर्वत के निर्माण में। ओके, तो ये है पटल विरूपण बल, मतलब बहुत धीरे धीरे, जिसे हम पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। ओके, यानी पर्वतों के निर्माण में जो बल लगता है, जैसे दो प्लेटें टकराती हैं, फिर धीरे धीरे पर्वत उठता जाता है, तो बहुत समय लग जाता है। कहा जाता है हिमालय जो पर्वत है इसको बनने में काफ़ी समय लगा, और अभी भी ये पर्वत बन रहा है। मतलब हिमालय को नवीन पर्वत कहा जाता है। नवीन पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अभी युवावस्था में है, अभी ये बन रहा है। तो अंतर्जनित बल आपको समझ में आया, दो प्रकार के होते हैं, आकस्मिक बल जो मतलब अचानक बल उत्पन्न हो जाए, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। पटल विरूपण मतलब धीरे धीरे, जैसे पर्वत का निर्माण होता है। फिर यहाँ देखिए बहिर्जनित बल, मतलब पृथ्वी के बाहर भी कुछ प्रक्रियाएं होती रहती हैं। आप देखते हैं कि पहाड़ वगैरह धीरे धीरे मतलब कटते रहते हैं, नदियाँ उनका अपरदन करती रहती हैं। ओके, चट्टानें हैं घिसती रहती, पहाड़ घिसते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहिर्जनित बल है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए बहिर्जनित बल अपरदन और निक्षेपण। अपरदन मतलब जैसे कोई चट्टान है वो धीरे धीरे कट रही है, उसका अपरदन हो रहा है, छिल जा रही है। ओके, और निक्षेपण का मतलब एक जगह जमा हो जाना, जैसे नदियाँ अपने साथ पर्वतों को काट करके कंकड़, पत्थर, मिट्टी लेकर आती हैं और दूसरी जगह उसको जमा कर देती हैं, तो उसे कहते हैं निक्षेपण। और जो वहाँ तोड़ फोड़ रहे हैं उसको अपरदन बोलते हैं। तो अब अपरदन और निक्षेपण ये किसके किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा होता है, यानी बहते हुए जल के द्वारा। पवन द्वारा होता है। पवन मान लीजिए कि यहाँ से धूल उठा करके उड़ा करके लेकर गई, कहीं अलग पटक दी, रेगिस्तान वगैरह में ऐसे होता है ना, पवन चली, फिर एक जगह की बालू ले जा कर के दूसरी जगह उसको रख दी, मतलब पटक दिया, उलट दी, कुछ भी कह लीजिए। तो पवन के द्वारा भी अपरदन और निक्षेपण होता है। समुद्री तरंगे भी होती हैं। ओके, हिमनद, हिमनद का मतलब होता है जो पर्वतों पर बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, जैसे हिमालय पर्वत पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती, तो उसको जो बर्फ़ जमी रहती उसी को हिमनद बोलते हैं, मतलब बर्फ़ की नदी जो कि पर्वतों पर ही पाई जाती। तो ये जो चार चीज़ें हैं यहाँ पर, नदी, पवन, समुद्र तरंग और हिमनद, इनके द्वारा अपरदन और निक्षेपण होता है। ओके, और ये सब किस प्रकार के बल के कारण होता है? तो बहिर्जनित यानी एक्सोजेनिक फोर्स के कारण ये सारी घटनाएं घटती हैं। फिर यहाँ पर है शब्दावली, स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? तो भूपर पट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महासागर एवं महाद्वीप टिका है। ओके, तो प्लेटें कुछ इस प्रकार होती हैं, मैं एक बार आपको बना करके दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए कोई प्लेट है। ओके, तो ये प्लेटें ऐसी होती, हालांकि ये ऐसी एकदम सीधी नहीं होती, बट मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ। अब ये वाला जो भाग हो जाता है, ये महासागरीय भाग हो जाता है, ये महासागरीय भाग हो गया। और जो ये वाला भाग है ये सब स्थलीय भाग यानी महाद्वीप है। ओके, ये महाद्वीप है और ये बीच वाला महासागर, लेकिन दोनों स्थित कहाँ हैं? एक ही प्लेट पर। मान लीजिए इसका नाम दे दिया हमने अमेरिकन प्लेट। ओके, या प्रशांत महासागरीय प्लेट कह लीजिए, कोई भी, तो ये क्या है? प्लेट है, ऐसे ही प्लेट होती है। ओके, तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ऐसे कई छोटी और कई बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। तो अगर प्लेटों का नाम यहाँ पर आगे डिस्कस किया होगा तो हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल मुझे नहीं लगता क्लास 7 में आपको उन सारी प्लेटों के बारे में बताया जाएगा, जितना है उतना ही पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि बेसिक जीएस अभी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो
तो यहाँ आपको थोड़ा सा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बता रहा है कि एंडो का मतलब होता है, जैसे एंडोजेनिक फोर्स हमने कहा, तो एंडोजेनिक फोर्स में एंडो का मतलब होता है अंतः, मतलब अंदर वाला चीज़। एक्सो का मतलब बाहर। ओके, तो एक्सोजेनिक फोर्स यानी बाहरी फोर्स, बाह्य बल। एंडोजेनिक फोर्स मतलब अंदरूनी बल, या हम कह सकते हैं आंतरिक बल। ओके, तो इसी से बना एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। और जेनिक का मतलब आप जानते हैं उत्पत्ति, यानी जिस बल की उत्पत्ति अंदर से हो उसे एंडोजेनिक, जिस बल की उत्पत्ति बाहर से हो पृथ्वी के सतह पर उसे एक्सोजेनिक। तो ये आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर है ज्वालामुखी भूपर्पटी पर। कोई पूछ ले आपसे ज्वालामुखी क्या है, तो आपको बस इतना ही बता देना। देखिए यहाँ जो परिभाषा दी है मैं वही आपको पढ़ाता हूँ। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकलते हैं। जो पिघले हुए पदार्थ यानी मैग्मा जो होते हैं वो अचानक निकलते हैं। तो ज्वालामुखी क्या होता है, भूपर्पटी पर, यानी भूपर्पटी मतलब जो हमारा स्थल मंडल है, पृथ्वी है, उस पर। ओके, ये हमारी प्लेटें हैं, देख लीजिए, ये परपटी है और इसी पर एक छिद्र है, ऐसा छिद्र बना है। तो वही बता रहा है, भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ यानी कि मैग्मा, पदार्थ यहाँ मतलब क्या है, मैग्मा, अचानक निकलने लगते हैं। और मैग्मा के साथ में गैसें, राख और वाष्प वगैरह भी निकलती हैं, कई प्रकार की खतरनाक गैसें निकलती हैं। ओके, बड़े बड़े चट्टानें भी निकलती हैं, कभी कभी तो धातुएं निकल आती हैं, सोना चांदी ऐसा कुछ भी निकल आता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से उत्पत्ति हो रही इसकी। अब ये जो मुख होता है जहाँ से ये ज्वालामुखी एकदम ऊपरी पॉइंट होता है जहाँ से जो लावा निकलता है उसको बोलते हैं क्रेटर। इसको भी समझ लीजिए यहीं पर, तो इसको बोलते हैं क्रेटर। ओके, जो एकदम, ये देखिए ये मुंह, जो इसका मुंह है, ये वाला पॉइंट, इसको क्रेटर बोलते हैं। और ये जो नली है इसको बोलते हैं निकास। ये देखिए वेंट, ये जो नली है आप देख रहे हैं, ये जहाँ से लावा निकलता है इसको वेंट बोलते हैं या निकास बोलते हैं। और लावा आप देखेंगे, ये लावा देखिए, कभी कभी दरारों के माध्यम से लावा ऐसे निकलने लगता है, ऊपर से तो निकलेगा लावा, दरारों के माध्यम से भी लावा निकलने लगता है। तो ये इसे हम बोलते हैं, जब पढ़ेंगे आगे तो इसे कहते हैं दरारी उद्भेदन। ओके, दरारों के द्वारा जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, देखिए दरारें ऐसे पड़ जाते हैं कभी कभी और लावा यहीं से निकलना शुरू हो जाता है, तो दरारी उद्भेदन कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी फटता है तो कई प्रकार से फटता है। तो ये ज्वालामुखी आपने थोड़ा सा समझा। फिर ये मैग्मा प्रकाष्ठा है, मेंटल है और परपटी। मेंटल, परपटी मतलब वही जो हमारी प्लेटें हैं। मेंटल मैंने आपको पढ़ाया, क्रस्ट, मेंटल कोर, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो उसको देख लीजिए, फिर आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जब आप रेगुलर और सीक्वेंस से क्लासेस लेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। फिर है आगे, इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यानी जब हमारी जो स्थल मंडलीय प्लेटें हैं ये जब गति करती हैं तो पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। ओके, तो जब प्लेटें, कोई पूछ ले भूकंप किसे कहते हैं, तो जब प्लेटें गति करती हैं तो पृथ्वी में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। और जो कंपन मतलब कांपना, पृथ्वी हमारी कांप नहीं जाती, हिलने लगती है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, भूकंप। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। भूकंप का उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है। भूकंप केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ये पृथ्वी है तो अधिकेंद्र और उद्गम केंद्र क्या है। तो मान लीजिए किसी कंपन की उत्पत्ति यहाँ से हुई, तो ये क्या है, ये है उद्गम केंद्र, क्योंकि उद्गम मतलब उत्पत्ति हुई है। अब तरंगे यहाँ से निकली तो ये जहाँ पर पहले टकराएंगी, मान लीजिए पहले यहाँ पर टकराई, तो ये जो है जहाँ पर पहले तरंगे टकराई, कंपन जहाँ पर सबसे पहले पृथ्वी पर असर हुआ उसे कहते हैं अधिकेंद्र। ओके, तो वही आपको समझा रहा है कि उद्गम केंद्र मतलब जहाँ से उत्पत्ति हुई और अधिकेंद्र मतलब जहाँ पर सर्वप्रथम तरंगे टकराई। फिर है अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अब जब अधिकेंद्र पहुंचा यानी कि जहाँ टकराई वहाँ से वो चारों तरफ चलना शुरू हो जाता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अब जहाँ पर सबसे पहले टकराएंगी भूकंपीय तरंगे वहाँ ज़्यादा मतलब उसको हिलाएंगी, एकदम कंपन कराएंगी, तो वहाँ ज़्यादा नुकसान होगा। जो बिल्डिंगें होंगी गिर जाएंगी, घर वगैरह, मकान वगैरह सब गिर जाते हैं। एवं
अधिकेंद्र के दूर यानी अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता कम हो जाती है। ओके, जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूर जाएंगे भूकंप की तीव्रता कम हो जाएगी। तो यहाँ अब आपको वही चीज़ समझा रहा है जो मैंने आपको बता दिया। तो ये देखिए, ये है भूकंप का केंद्र यानी उद्गम केंद्र, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। यानी उद्गम केंद्र है यानी उत्पत्ति वाला केंद्र है, यहीं से कंपन उत्पन्न हुआ और सबसे पहले यहाँ आके टकराया। कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ, कलर ये देखिए 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा आप सही रहेगा, यहाँ आके टकराया। तो ये जो जहाँ टकराया उसे कहते हैं अधिकेंद्र। यहाँ पर आप देखिए अधिकेंद्र, ये अधिकेंद्र है और ये है प्लेट सीमा। ओके, जो प्लेटें हैं सब भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर, आप देखिए तरंगे यहाँ टकराई तो इधर भी गई, इधर चारों तरफ मतलब तरंगे देखिए आप ऐसे सर्किल में बना है तो ये तरंगे लहरें हैं चारों तरफ चली गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा भूकंप कैसे आते हैं। यानी भूकंप पृथ्वी के आंतरिक शक्ति के कारण होता है, जो आंतरिक बल है उसके कारण आता है। जब प्लेटें हिलती हैं यानी कि जब मैग्मा प्लेटों से टकराता है तो प्लेटें गति करती हैं तो कंपन होता है, कंपन से क्या होता है, कभी कभी भूकंप आ जाता है। अब यहाँ पर है एक चीज़ है, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। ओके, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की, हालांकि इसके डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पी तरंगे या जिसको हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। ओके, दूसरा है यस तरंगे जिसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तीसरा है यल तरंगे जिसे पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो ये अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं जब इसकी रेगुलर क्लास लूँगा विश्व भूगोल की तो वहाँ आपको डिटेल में भूगोल पढ़ाऊँगा, फिर वहाँ भूकंप ज्वालामुखी सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जान लीजिए कि पी तरंगे जिसको अनुदैर्घ्य, यस तरंगे, पी मतलब प्राथमिक तरंगे, यस मतलब सेकेंडरी द्वितीयक तरंगे। ओके, तो जो सेकेंडरी तरंगे यस तरंगे होती हैं इनको अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यल मतलब लव तरंगे यानी कि लव वेव्स बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, पृष्ठीय तरंगे। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, भाई भूकंप की भविष्यवाणी कोई संभव है नहीं, कोई बता नहीं सकता कि इस टाइम भूकंप आएगा। आपने देखा होगा कोई नहीं बता पाया। अभी साइंस वैसे इसकी खोज कर रहा है लेकिन अभी साइंस को उतनी जानकारी नहीं कि वो एकदम आपको सटीक बता दे कि इतने बजे भूकंप आएगा। ओके, तो वही कह रहा है कि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार रहें तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। कहा जाता है 20 से 25 सेकंड पहले वैज्ञानिकों को पता चलता है कि भूकंप आने वाला, तो 20 से 25 सेकंड में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, हाँ यह है कि हम अगर भूकंप क्षेत्रीय जोन में रहते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ भूकंप अक्सर आते रहते हैं, तो हमको तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो, यानी कि प्रभाव कम रहेगा। वही कह रहा है कि इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप आएगा, तो उसके पहले कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे जानवर अजीब तरह का व्यवहार करने लगेंगे। ओके, मतलब जानवर वगैरह भागने लगते हैं। तालाब में मछलियों की उत्तेजना होने लगती, मतलब मछलियाँ बहुत ज़्यादा बुलबुल बुलबुल करने लगती हैं। सांप धरातल पर आने लगते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ये जो सांप धरातल पर आ जाते हैं, तालाब में मछलियाँ उत्तेजना करने लगती हैं, जानवरों का व्यवहार अजीब हो जाता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं बहुत तेज होती हैं और मनुष्य का जो कान है उनको नहीं सुन पाता है, लेकिन ये जो इनका कान होता है वो उसको सुन लेता है। आप मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए। ओके, भूकंपीय तरंगों को महसूस कर लेता है, तो ये लोग सतर्क होने लगते हैं। तो इस प्रकार हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर मछलियाँ कुछ ऐसा हलचल कर रही हैं, जानवर कुछ अजीब व्यवहार कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं इधर उधर, सांप ज़मीन पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि कोई ना कोई भूकंप आने वाला है। यहाँ आप देखिए, यहाँ से एक बिल्डिंग की तस्वीर है गुजरात में जब भूकंप आया था। ओके, फिर यहाँ पर एक न्यूज़पेपर कटिंग दी हुई है, एक बार भुज में भूकंप आया था तो उसी का बताया कि क्या क्या नुकसान हुआ। ओके, एक व्यवस्थित अध्ययन भूकंप। तो भुज में भूकंप के झटके यानी 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप आया। अब इसमें सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका। तो
फिर इसमें है भुज में निराशाजनक राहत। ओके, हर व्यक्ति को भोजन, कंबल, दवा इत्यादि न पहुंचने के कारण हालत गंभीर। ये सारे न्यूज़पेपर कटिंग है। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरोधित। मुख्यमंत्री फिर इनसे कुछ सलाह मांगती है। ओके, गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र सरकार से कुछ सहायता मांगी कि कुछ हमें वित्तीय सहायता दिया जाए, जिससे हम गरीबों यानी कि जो जिनका नुकसान हुआ है उनको कुछ हम दे सकें, खिला पिला सकें, उनके रहने की व्यवस्था कर सकें। शहर में आग भी लग सकती है। ओके, भूकंप आने से कई चीज़ें, भट्ठी वगैरह सब टूट जाती हैं, तो अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लगी। और फिर है भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। ओके, तो ये आप इसको एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ है क्या आप जानते हैं, ये जरूर पढ़ा कीजिए। कह रहा है भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है। ओके, भूकंप हम कैसे मापते हैं, मतलब हम कैसे जान सकते हैं कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया है। तो कह रहा है एक यंत्र होता है जिसे हम कहते हैं भूकंप लेखी या भूकंप मापी यंत्र कहते हैं। ओके, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिक्टर स्केल एक स्केल होता है, पैमाना, उस पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 यानी 2 से या उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, मतलब उससे कोई नुकसान नहीं होता। अगर भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2 या 2 से कम है तो नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 यानी 5 होती है, 5 तक होती है, वह वस्तुओं की गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 से अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। फिर यहाँ पर है भूकंप से बचाव की तैयारी। हम कुछ तैयारी कर सकते हैं, कुछ अपने जो नुकसान है उसको कम कर सकते हैं। जैसे जब भूकंप आए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सुरक्षित स्थान यानी रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। ओके, तो दीवार का जो कोना होता है आप वहाँ छुपिए सबसे ज़्यादा। अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं, कोई घर है आपका, तो भागने का समय नहीं है, तो जो घर का कोना होता है यानी ऐसे 4 होता है, 4 कोने, तो कोने पे एकदम छिप जाइए, क्योंकि दीवार वगैरह गिरती हैं तो कोने से थोड़ा आप बच सकते हैं। आग वाले स्थान या चिमनी के आसपास या टूट सकने वाली खिड़कियां, जो लाइट वगैरह है ना, खंभे वगैरह, उनसे दूर रहिए ताकि करंट वगैरह ना लगे, क्योंकि खंभे भी गिर जाते हैं। पहले से तैयार अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं, आपदा का सामना विश्वास से करें। ओके, विश्वास रखें, धैर्य न खोएं, सबसे बड़ी चीज़ यही है। अब ये आपका जो भूकंप ज्वालामुखी था पूरा समाप्त हो गया। ये अंदरूनी ताकत से ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, मतलब एंडोजेनिक फोर्स जिसे हम कहते हैं, अंतर्जनित बल, उसके कारण ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। अब हम लोग को पढ़ना है बहिर्जनित बल के कारण उत्पन्न होने वाली कुछ घटनाएं जो पृथ्वी पर हमेशा होती रहती हैं। ओके, आप देखते हैं कि डेल्टा वगैरह बनता रहता है, नदियों का और पहाड़ों का अपरदन होता रहता है, जलप्रपात नाम सुना होगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को अब यहाँ पर पढ़नी है। तो चलिए अब मैं इसको आपको पढ़ा देता हूँ। मुख्य स्थलाकृतियाँ, स्थल मतलब जो ज़मीन है उसके ऊपर जो बनने वाली आकृति है उनके बारे में पढ़ना है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अपक्षय, 1 मिनट। अपक्षय एवं अपरदन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होता रहा है। दृश्य भूमि मतलब जिसको हम देख सकते हैं, यानी ये जो स्थल मंडल है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। किसके किसके द्वारा, अपक्षय और अपरदन, 2 चीज़ों के द्वारा। ओके, तो अपक्षय और अपरदन है क्या, ये समझ लीजिए। इसमें आगे दिया होगा तो हम बताएंगे, लेकिन पहले आप समझ ही लीजिए, हो सकता ना दिया हो परिभाषा। तो जैसे किसी चट्टान का टूटकर उसी स्थान पर रह जाना अपक्षय कहलाता है। अपक्षय का मतलब क्या है, कोई चट्टान है और ये टूट गई और टूट कर यहीं भरभरा गई, इसे यहीं गिर गई, तो अपक्षय हो गया। अपक्षय मतलब रासायनिक और भौतिक क्रियाओं द्वारा किसी चट्टान का टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। बस इतना समझ लीजिए। अपरदन क्या है, उस टूटे हुए, जो टूटा है, भुरभुरा है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपरदन कहलाता है। ओके, जैसे नदियाँ, मान लीजिए कोई टूटा हुआ पदार्थ है, नदियाँ आई बहकर इसको यहाँ पर ले आई, तो ये हो गया अपरदन। और अपक्षय, अपक्षय मैंने आपको बताया कि किसी एक ही स्थान पर जब कोई चट्टान टूटकर गिर जाती है तो उसको बोलते हैं अपक्षय। ओके, तो अपक्षय अपरदन आपको समझ में आ गया। एक होता है निक्षेपण, इसको भी समझ लीजिए। निक्षेपण का मतलब किसी एक स्थान पर जमा कर देना। ओके,
जैसे कोई मिट्टी यहाँ पर आकर के नदियों के द्वारा खूब ज़्यादा जमा हो गई, तो मिट्टी जो पहाड़ों से कटकर आई तो आने तक जो आती है उसको कहते हैं अपर्दन, और जो जमा हुई उसको निक्षेपण। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। जब जमा हो गई तो उसको निक्षेपण निक्षेपण मतलब जमावड़ा, और जब तक वो आ रही थी तो वो अपर्दन है। मिट्टी कटकर आ रही थी तो अपर्दन, और जब आ गई जमा हो गई तो उसको निक्षेपण बोल दिया। अंतर इतना ही है। और अपक्षय तो आप समझ गए, एक ही स्थान पर टूटने की क्रिया प्रक्रिया। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। ओके, तब टूटती क्यों है भाई? नदियों के द्वारा नदियाँ चट्टानों में बार बार अपना जो बहाव है वो टकराती हैं, ऐसे बार बार उस पर चोट करती हैं तो चट्टानें टूट जाती हैं। तो जो अपक्षय होता है वो जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होता है। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, मैंने अभी आपको समझाया, और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं, जिसे हम निक्षेपण कहते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर स्थलाकृतियों का निर्माण करते रहते हैं। ओके, तो हमेशा कोई स्थलाकृति बिगड़ती रहती है और कोई बनती रहती है। वही आपसे बता रहा है कि हमेशा निर्माण करते रहते हैं। अब यहाँ पर नदियों के द्वारा कुछ चीज़ें मतलब कुछ आकृतियाँ बनाई गई हैं, उसके बारे में बताएगा। डिटेल तो नहीं है। नदियों के कार्य। नदी के जल से भूदृश्य भूमि का अपर्दन होता है, यानी कि जो भूमि है, ज़मीन है, उसका अपर्दन यानी कटाव फटाव होता रहता है। ज़मीनें कटती रहती हैं क्योंकि नदियों का पानी उनको काटता रहता है। आपने सुना होगा कि घाघरा लगातार अपने आप में पूरे गांव को समेटता जा रहा है, मतलब गांव के गांव घाघरा में डूबते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? वो अपर्दन कर रहा है। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात जिसे आप झरना कहते हैं। मान लीजिए नदियाँ यहाँ से ऐसे काटती आ रही थी और यहाँ ठोस चट्टान मिल गई, तो यहाँ नदी नहीं काट पाई, तो यहीं से डायरेक्ट ऐसे जल गिरने लगेगा। फिर आगे यहाँ पर मान लीजिए, जैसे समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान लीजिए कोई चट्टान है। अब यहाँ पर समझाना पड़ेगा कि जलप्रपात कैसे बनता है। ओके, ये कोई चट्टान है और यहाँ से कोई नदी आ रही है, तो यहाँ से नदी आ रही है इसे, तो यहाँ मान लीजिए इतना इसने काट दिया, अपर्दन कर दिया, और आगे का जो चट्टान है वो बहुत ज़्यादा ठोस है, और फिर बीच छोड़ दिया, क्योंकि बीच वाला जो ये है ये ठोस है, इसको छोड़ दिया, और यहाँ फिर मतलब बहुत नम्र है, एकदम मुलायम चट्टान है, तो इसको फिर काट देगा। तो नदियाँ ऐसे उठेंगी और ऐसे अचानक गिरने लगेंगी। फिर यहाँ पर जलप्रपात का निर्माण हो जाएगा। ओके, तो वही ये देखिए, वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। कठोर शैल, ये देखिए कठोर शैल है, इसको नहीं काट पाई, फिर आगे का मुलायम था उसको काट दी। तो कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। ओके, तो ये मृदु शैल है, मतलब जो कट गया, और ये जो नहीं कटा वो। तो ये एक यहाँ पर जलप्रपात का नाम दिया है नियाग्रा जलप्रपात। इसको आप देखिए कहाँ पर स्थित है, और यहाँ बताया भी है, तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। तो ये फैक्ट याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और किस देश में है? वेनेजुएला। नाम क्या है उस जलप्रपात का? एंजिल जलप्रपात। ओके, एंजिल जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला देश में है, जो कि सबसे ऊंचा है। अन्य जलप्रपात में देखें तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात। तो नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। फिर यहाँ और है अफ्रीका एवं जाम्बिया जिम्बाब्वे। ये जिम्बाब्वे एक अफ्रीका का देश है। ओके, तो वहाँ पर एक विक्टोरिया जलप्रपात है। तो जाम्बिया एवं नाम इसका नहीं बोल पा रहे हैं मैं, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, इन दोनों की जो सीमा है उसी पर एक विक्टोरिया जलप्रपात है। ये समझ लीजिए, बोलने में थोड़ा जिम्बाब्वे अजीब लग रहा है। जिम्बाब्वे शायद क्रिकेट भी खेलता है, छोटा देश है। अब यहाँ समझ लीजिए, ये चित्र जो बना इसको पहले मैं समझा देता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। जैसे जो नदियों का पानी होता है वो जब मैदानों में आता है तो बहुत उसकी जो गति है स्लो हो जाती है, वो ऐसे ऐसे चलने लगता है। ओके, समझ रहे हैं आप? तो कभी कभी नदियों इतना स्लो हो जाता है कि ऐसे ऐसे एकदम चलने लगता है, ऐसे ऐसे।
और फिर ऐसे कट कर देता है। यहाँ पर कट किया, देखो ये कट किया, अब ये कट किया और अब नदी का पानी यहीं से बहना शुरू हो जाएगा, यहीं से, यहाँ तक इधर आएगा ही नहीं, यहीं से बहना शुरू हो जाएगा। तो नदियाँ ऐसे आएंगी, ऐसे चली जाएंगी। और ये जो बीच वाला ये जो भाग रहेगा ये हो गया गोखुर झील, एक झील का निर्माण होगा। ओके, ये यहाँ पर आपको दिखाया है। तो ऐसे गोखुर झील का निर्माण होता है। ओके, तो ये गोखुर झील ही है यहाँ पर, ये चाप झील जिसको हमको बोलते हैं, इसी का एक नाम है गोखुर झील। चाप का मतलब चाप ऐसे लग गया, गोखुर का मतलब गांव के जो गांव यानी कि गाय होती है, गौ माता जो हमारी होती हैं, गौ माता, उसके पैरों का कुछ डिजाइन ऐसा होता है जिसको गोखुर कहते हैं। तो उसी से इसका नाम गोखुर भी पड़ गया, यानी कि उसके जैसा इसका निशान है, या चाप झील कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, वही चीज़। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ये जो ऐसे ऐसे होता है इसको विसर्प बोलते हैं। ओके, डिजाइन को, ये जो मोड़ होता है इसको विसर्प बोलते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते रहते हैं। जो लूप है, ये लूप, ये क्या है, ये जैसे ये वाला, और ये निकट आ गए, ऐसे निकट आते रहते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाता है, मैंने अभी आपको काट के बताया। ओके, कट जाता है और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं, गोखुर झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। ओके, कभी कभी नदियाँ क्या होती हैं, अपने किनारों पर कुछ जमावड़ा मतलब निक्षेपण करती रहती हैं, मिट्टी पत्थर, तो ऐसे से एक बांध बन जाता है नदियों के दोनों तरफ। ओके, तो उसको बोलते हैं तटबंध। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अपने अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ओके, जब समुद्र पर पहुँचती है तो नदियाँ अनेक भागों में बट जाती हैं, जिन्हें वितरिका कहते हैं। माने कोई नदी ऐसे है तो ये जब समुद्र के एकदम पास आएगी तो ऐसे ऐसे बट जाएगी, कई धाराएं उसकी हो जाएंगी, तो इसको क्या बोलते हैं, वितरिका। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ओके, तो ये क्या है, ये डिजाइन जो ज़मीन वाला लैंड आपको दिख रहा है ये डेल्टा है, और जो ये पानी आपको दिख रहा है ऐसे एक नाली के रूप में, इसको वितरिका बोलते हैं। ओके, और जो पूरी डिजाइन बनी इसको हम बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा का निर्माण नदियाँ कब करती हैं, जब उनको समुद्र में मिलना होता है, महासागरों में मिलना होता है। ये जो आप देख रहे हैं जो ज़मीन है ये क्या है, ये वास्तव में नदियाँ मलबा ला के यहाँ पर जमा देती हैं, निक्षेपण कर देती हैं, मलबा अपने साथ लाती हैं, मिट्टी धूल कंकड़ सब लाती हैं। फिर समुद्र के पास पहुँचते पहुँचते सारा जो मलबा है वो किनारे पर समुद्र के एकदम समुद्र के किनारे एकदम उसको रख देती हैं, पलट देती हैं। फिर वही चीज़ आपको इस तरह से डिजाइन बन जाता है। जब आगे मलबा जमा हो गया, नदी आई यहाँ मलबा जमा कर दी तो पानी बट गया, आधा इधर बहने लगा, फिर यहाँ मलबा जमा कर दी तो आधा इधर बहने लगा। तो इस प्रकार डेल्टा और वितरिका का निर्माण होता है। फिर यहाँ पर है थोड़ा सा और समुद्री तरंग के कारों के। जो समुद्री तरंगें होती हैं ये कई डिजाइनें बनाती हैं, कई स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ आपको कुछ दिखा रहा है, समुद्री गुफा और तटीय मेहराब, स्टैक। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। समुद्री तरंगों के कार्य। समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं। जो तरंगें हैं लगातार ऐसे चट्टानों से टकराती रहती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। ओके, तरंगें कभी कभी बहुत बड़ी तरंगें आती हैं, आपने देखा होगा फिल्मों में। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। हाँ, समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। ये तरंगे हमेशा इसमें ऐसे टकराती रहती है, फिर इसमें एक दरार बनती रहती है, मतलब इसको तोड़ती फोड़ती रहती हैं धीरे धीरे।
तो धीरे धीरे वो समय के साथ जो दरार है वो चौड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। जैसे यहाँ क्या हुआ, ऐसे तोड़ रही थी, धीरे धीरे वो गुफा टाइप बन गई, यानी बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं समुद्री गुफा। इन गुफाओं के आकार बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। ये देखिए ऊपर की छत बची है, बाकी ये एकदम डायरेक्ट आर से पार आप देख सकते हैं। ओके, तो इसको तटीय मेहराब बोलते हैं। मेहराब आपने देखा होगा, अक्सर मेहराब इमारतें देखी होंगी आपने, जो प्राचीन काल में हमारे यहाँ बनी थी ऐसे, तो ये मेहराब बन जाता है। ओके, तो इसको तटीय मेहराब कहते हैं। यानी कि वही जो गुफा था वो धीरे धीरे उसके आर पार मतलब दिखने लगा, समुद्री जो तरंगे टकरा टकरा कर एकदम तोड़ दी उसको, आर पार एकदम तोड़ दी, तो तटीय मेहराब बन गया। यही तटीय ये जो समुद्री गुफा था यही तटीय मेहराब बन गया। अब यही तटीय मेहराब देखिए आगे क्या बनता है। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देती हैं और ये छत भी टूट जाता है। ओके, छत भी टूट जाता है, ये छत भी टूट जाता है जब लगातार अपर्दन होता रहता है। तो कुछ ऐसे खंड ऐसे खड़े रह जाते हैं, बचे रहते हैं। ये जो ये था ऊपर वाला छत, ये टूट गया, ये टूट गया, तो ऐसे खंड एकदम खड़े रहेंगे आपके। तो इन खंडों को क्या बोलते हैं, यानी स्तंभों को क्या बोलते हैं, स्टैक। ओके, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैल तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। इसके बारे में डिटेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। ओके, तो ये जो पुलिन है, स्टैक है, समुद्री भृगु है, तटीय मेहराब है, समुद्री गुफा है, सब समुद्र के लहरों द्वारा बनाई जाती हैं। फिर यहाँ हिमनद के कार्दियाँ हैं जो बर्फ़ जमी होती पर्वतों पर, वो भी कुछ काम करती हैं, वो भी कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, यानी कि बर्फ़ की नदियाँ हिमालय पर्वत पर या किसी भी पर्वत पर जमी रहती हैं, तो उसको बोलते हैं हिमनद या हिमानी। वही कह रहा है, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों को अपरदित करता रहता है। जब ये पर्वतों से हिमनदियाँ बहती यानी बर्फ़ पिघलता है ऐसे ऐसे धीरे धीरे, तो ऊपर से कुछ कंकड़ पत्थर वो तोड़कर चलता रहता है। ओके, तो वही कह रहा है कि गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती रहती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती हैं। ओके, तो पर्वतों के नीचे कभी कभी होता है कि वो मतलब बर्फ़ पिघल रही है, लगातार पानी बह रहा है, तो फिर वहाँ एक झील का निर्माण हो जाता है। ऐसे मान लीजिए कोई पर्वत है और यहाँ से ऐसे कोई बर्फ़ पिघल रहा है धीरे धीरे, यहीं पर लगातार गिर रहा है, तो यहाँ गड्ढा हो जाएगा, आपने देखा होगा, तो झील का निर्माण हो जाता है। फिर कह रहा है पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पत्थर जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ओके, फिर यहाँ थोड़ा सा और है, पवन के कार्य। पवन भी मतलब रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। ओके, मिट्टी यानी धूल मिट्टी जो है, रेगिस्तानी मिट्टी है, उनको उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू के टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन में निक्षेपण का प्रमुख कारक है। तो रेगिस्तान में अपरदन और निक्षेपण का काम पवन के द्वारा होता है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें समानतः छत्रक सैल कहते हैं। ओके, जो चट्टानें होती हैं ऐसे होती हैं चट्टानें, तो इनको क्या करेगा, पवन आएगा ऐसे काटता रहता है, काटता रहता है, ऐसे इधर से भी काटेगा, इधर से भी काटेगा, इधर, तो कुछ इस प्रकार का एक चित्र बन जाता है। ओके, अब इसको स्पष्ट बना देता हूँ, इस प्रकार का। ओके, तो इसको छत्रक बोलते हैं, छत्रक, छतरी टाइप का। तो छत्रक सैल होगा। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। मैंने बताया ऊपरी भाग ऐसे रह जाता है और ये निचले वाला भाग यानी कि नीचे का भाग काट कर एकदम पतला कर देता है, ऊपरी भाग ऐसे चौड़ा रह जाता है। तो चीज़ मैंने आपको बता दी। इसलिए ऐसी सैल के आधार पर संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होता है। जो शीर्ष यानी कि ऊपर वाला भाग है वो चौड़ा होता है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बना लेती है, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। ये देखिए, ये टिब्बा है, ये टिब्बा है, ये सब
मतलब ये कह रहा है कि जो हवाएं होती हैं वो अपने साथ बालू लेकर चलती हैं, उड़ती हैं। तो जब किसी एक स्थान पर गिरती हैं ऐसे, तो यहाँ एक टिब्बा बन जाता है। ऐसे इकट्ठा हो गई बालू तो टिब्बा हो गया, तो उसको बोलते हैं बालू टिब्बा। बाल का स्पूत भी उसको बोलते हैं, स्तूप, बाल का स्तूप बोलते हैं कहीं कहीं। जब बालू कण महीने में हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस के मैदान पाए जाते हैं। मैंने पढ़ाया है चीन का भूगोल, जब मैंने पढ़ाया है चीन का भूगोल तो वहाँ मैंने बताया है विशाल लोयस का मैदान वहाँ पाया जाता है, यानी कि वहाँ पर लोयस मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसमें कुछ खास नहीं था, एक दो बार आप भी एनसीईआरटी पढ़िए अपने मन से। मैंने तो फ़िलहाल पढ़ा दिया। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्लेटें कैसे घूमती हैं, क्यों घूमती है, बहिर्जनित अंतर्जनित बल क्या है, अपर्दन क्या है। अगर आपने सही से पढ़ा, पूरा क्लास देखा, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।